Namaste you all. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science by Ojha sir. And in this video I am going to carry forward the first chapter of the geography of class 10th. In my previous video I have explained the previous part of this chapter. We have discussed about the definition of resources, the conditions and the kinds of resources on different basis. इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी के पहले चैप्टर के अगले पार्ट को शुरू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यह सीखा कि रिसोर्स किसे कहते हैं, कौन कौन से कंडीशंस हैं किसी मटेरियल को रिसोर्स बनाने के लिए, और उसके अलावा हमने ये जाना कि किस किस बेसिस पे रिसोर्सेज को बांटा जाता है। आज हम शुरू करेंगे कि अलग अलग जो टाइप्स हैं रिसोर्सेज के उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, और जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ अंडरलाइन करेंगे, उसको लिखेंगे और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने साथ अपनी बुक रखें, एक नोटबुक रखें और एक पेन रखें ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप वहाँ लिखते चलें। लेट अस स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर, इनके उत्पत्ति के आधार पर, इस आधार पर रिसोर्सेज को बांटा गया पहले कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से काइंड्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं रिसोर्सेज के ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। द फर्स्ट वन इज बायोटिक रिसोर्सेज। These resources are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. The resources which are obtained by biosphere or by living things like human beings, flora and fauna. It means flora means plant kingdom and fauna means animal kingdoms. You must have studied in the previous classes. Fisheries, aquatic life and livestock etc. बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब होता है जैव संसाधन। ये वैसे संसाधन हैं, ये वैसे रिसोर्सेज हैं जो हमें जैव मंडल से मिलते हैं और जिसमें जीवन होता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं मानव जाति, वनस्पति जगत, जीव जगत, मत्स्य जगत और पशुधन। ये वैसे रिसोर्सेज हैं जो हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, इसलिए इनको बायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। Now, abiotic resources, all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. For example, rocks and metals. Those things which are found from non-living things that can be termed as abiotic resources. वो सभी resources, वो सभी चीजें जो non-living things से हम पाते हैं, जो non-living things से बने होते हैं, उनको abiotic resources या अजैव संसाधन कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं हम लोग रॉक्स और मेटल्स को। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर यानी उनकी समाप्त होने की क्षमता के आधार पर, और इस आधार पर रिसोर्सेज दो तरह के हैं, रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। इसका अर्थ होता है नवीकरणीय और इसका अर्थ होता है अनवीकरणीय। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। वैसे रिसोर्स जो फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस के थ्रू बार बार पुनर्नवीन हो सकते हैं, जो बार बार नए हो सकते हैं, जिनका हम बार बार फिर से बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनका एक नाम और भी है रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। इसका मतलब ये होता है जिनकी फिर से पूर्ति हो जाए वो होते हैं रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। तो आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज या रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, आपको इसका नाम एक और मिलेगा और वह नाम है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। These resources can be renewed or reproduced by the physical, chemical or mechanical processes. That's why they are known as renewable or replenishable resources. For example, solar and wind energy, water, forests and wildlife etc. The renewable resource may further be divided into continuous or flow. Solar and wind energy are the best example of renewable resources.
अदर एग्जाम्पल्स आर वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ etc. सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये दोनों बहुत अच्छे उदाहरण हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। इसके साथ साथ वाटर, फॉरेस्ट, जल, जंगल, वन्य संपदा और हमारे वाइल्ड लाइफ जो है, वन्य जीव जो हैं, यह भी बेस्ट एग्जाम्पल है रिन्यूएबल रिसोर्स के। और जो रिन्यूएबल रिसोर्स है इसको हम और दो भागों में बांट सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस और फ्लो, सतत और प्रवाह। नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, these occur over a very long geological time. Minerals and fossil fuels are examples of such resources. Non-renewable resources take a very long geological time to be formed or to be occurred. जो non-renewable resources हैं वह बनने में, विकसित होने में एक बहुत लंबी अवधि का समय लेते हैं और वो समय होता है जियोलॉजिकल टाइम। इसका मतलब ये होता है, यह समय भूगर्भिक समय होता है ये। एंड मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज, अर्थात खनिज और जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वह इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। These resources take millions of years in their formation. In the formation of such type of non-renewable resources, millions of years are taken. इस तरह के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. These resources can be further classified as recyclable resources and non-recyclable resources. The resources which are exhausted with their use are known as non-recyclable resources like fossil fuels, and the resources which can be recycled are known as recyclable resources like metals. आप ध्यान देंगे कि इसको भी दो तरह के भागों में बांटा जा सकता है। एक है रिसाइक्लेबल, अर्थात वैसे रिसोर्सेज जिनको हम फिर से उपयोग कर सकें, उनको बदल करके, उनका पुनः चक्रीकरण करके। जैसे मेटल्स हैं, हम इनका इस्तेमाल करके फिर इनको गला करके फिर नया आइटम इनसे बना सकते हैं। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो जीवाश्म ईंधन हैं, ये नॉन रिसाइक्लेबल हैं, इनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। एक बार हमने इस्तेमाल किया फॉसिल फ्यूल्स का तो वो समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए वो रिसाइक्लेबल नहीं है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर, देयर आर different kinds of the resources on the basis of ownership. Let us study. The first one of them is individual resources, अर्थात व्यक्तिगत संसाधन। आइए देखते हैं इसको। These are also owned privately by individual. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. The individual resources are owned by private individual. You may see in village areas that farmers have been given or allotted land, and against their land they pay revenue to the government. इंडिविजुअल रिसोर्स जो होता है वह व्यक्तिगत लोगों का होता है, किसी विशेष व्यक्ति का होता है। आपने देखा होगा गांवों में किसानों को सरकार की ओर से जमीन अलॉट की जाती है और उस जमीन के बदले में वो सरकार को रेवेन्यू देते हैं, वो सरकार को लगान देते हैं। In villages there are people with land ownership but there are many who are landless. गाँवों में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास जमीन है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं, जो लैंडलेस हैं। Urban people own plots, houses and other property. The people who are living in town areas, they have plots, they have houses and they have other property. वैसे लोग जो शहरों में रहते हैं उनके पास बड़े बड़े प्लॉट हैं, बड़े बड़े मकान हैं और अदर प्रॉपर्टी है। प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स etc. आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स। बागान, चारागाह, तालाब और पानी के कुएं, ये कुछ
अन्य एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं निजी स्वामित्व वाले रिसोर्सेज के। मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड। नाउ यू आर सजेस्टेड टू मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड। अब आप ऐसे रिसोर्सेज का एक लिस्ट बनाइए जो रिसोर्सेज आपके परिवार के हैं। नाउ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, देयर आर रिसोर्सेज which are accessible to all the members of the community। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिसपे समाज के, समुदाय के सभी लोगों की पहुंच होती है। वो सदस्य जो होते हैं समाज के, उन सभी के लिए वो उपलब्ध होते हैं। विलेज कॉमन्स लाइक ग्राजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स etc, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, playgrounds in urban areas are de facto accessible to all the people living there। गांवों में वैसी भूमि जिसपे सबका हक होता है, जैसे चारागाह, श्मशान, गांव का तालाब, ये सभी ऐसे जगह हैं जिसपे गांव के सभी लोग जा सकते हैं, उन सभी के लिए उपलब्ध हैं। और शहरों में पब्लिक पार्क्स हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गया और प्लेग्राउंड्स हो गए, ये ऐसे स्थान हैं जहां आम जनता भी पहुंच सकती है, उन सभी के लिए उपलब्ध है। यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। That's why these are called the community owned resources। Now national resources, technically all the resources belong to the nation। The country has the legal powers to acquire even private property for public good। अगर तकनीकी रूप से देखें तो हम पाते हैं कि जितने भी रिसोर्स हैं देश में, वो सब देश के हैं, वो सब राष्ट्रीय संपदा है। और देश की सरकार को यह लीगल पावर है कि वह यहाँ तक कि व्यक्तिगत संपत्ति को भी चाहे तो आम जनता के हक में, आम जनता के लाभ के लिए उसको अधिग्रहित कर सकती है, उसको ले सकती है। You might have seen roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individuals। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ व्यक्तिगत संपत्तियों पर भी रोड, नहरें, रेलवे लाइन बन जाती हैं। और ये काम क्यों होता है? आम जनता के हित में, आम जनता के लाभ के लिए। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। जो शहरी विकास अधिकरण है, जो शहर के डेवलपमेंट के लिए अथॉरिटी बनाई गई है, उसको गवर्नमेंट ने यह पावर दिया है कि वह अर्बन एरियाज में भी अगर चाहे तो जमीन को एक्वायर कर सकती है, जमीन को ले सकती है आम जनता के हित के लिए। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 nautical miles means 19.2 kilometer from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation। All the minerals means सारे खनिज संसाधन, खनिज पदार्थ, वाटर रिसोर्सेस जल संसाधन, फॉरेस्ट वन, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव, एंड लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज और राजनीतिक सीमा के अंदर स्थित भूभाग। और साथ ही साथ 12 nautical mile, इट मीन्स 19.2 किलोमीटर हमारे सी कोस्ट से। इनमें पाए जाने वाले जितने रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो सारे राष्ट्रीय संसाधन हैं, वो सारे नेशनल रिसोर्सेज हैं और उस पर राष्ट्र का अधिकार होता है। 12 nautical miles जो हमारा ओशनिक एरिया है, आप याद जरूर रखें इसको, आपके एग्जाम में कभी कभी ये पूछता है। एंड नाउ इंटरनेशनल रिसोर्सेज, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी हुई हैं जो रेगुलेट करती हैं, नियंत्रित करती हैं हमारे रिसोर्सेज ऐसे जो हैं जो किसी राष्ट्र के नहीं हैं। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। The area beyond 200 kilometer from the coast or of the exclusive economic zone, no individual country can claim on the resources which are found in it। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, उसके बाहर का जो एरिया है उसमें कोई भी देश अपना अधिकार नहीं जमा सकता है
बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहमति लिए कोई भी व्यक्तिगत देश, कोई भी देश चाह करके भी इस एरिया में बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, बिकॉज दिस एरिया इज कंसीडर्ड टू बी द इंटरनेशनल रिसोर्स. डू यू नो देयर इज समथिंग टू बी remembered? Do you know that India has got the right to mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean from that area which lies beyond the exclusive economic zone? It is very interesting to know that India has been given permission, or India has been allowed to mine manganese nodules from the bed of Indian Ocean, and this area is not under the exclusive economic zone. This area lies beyond the exclusive economic zone. आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत जरूरी जानना है कि भारत को हिंद महासागर में उसकी तलहटी से मैग्नीज के नोडल्स को निकालने का मिला हुआ है परमिशन, और यह जो एरिया है यह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर का एरिया है. आइडेंटिफाई सम अदर रिसोर्सेज विच आर इंटरनेशनल इन नेचर. अब आपके लिए एक जिम्मेवारी है कि आप कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को पहचाने. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के स्तर के आधार पर पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड. वैसे रिसोर्सेज जो एरिया में और रीजन में या क्षेत्रों में पाए जाते हैं लेकिन अब तक उनका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, these are known as potential resources. For example, the western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि भारत का जो वेस्टर्न पार्ट है, भारत के जो पश्चिमी हिस्से हैं, मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात, आप याद जरूर रखें इसको कि राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए. आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि विच एरियाज हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी. उस समय आपको लिखना होगा राजस्थान एंड गुजरात, क्योंकि यहीं पर विंड और सोलर एनर्जी को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा संभावना है. बट सो फार दिस हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली. लेकिन अब तक यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई है कि इनको प्रॉपर रूप से डेवलप किया जाए. इसीलिए इसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, अर्थात संभावी संसाधन जिनकी संभावना है भविष्य में आगे बढ़ने की, डेवलप होने की. डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन determined for utilization. The development of resources depends on technology and level of their feasibility. ये डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं अर्थात विकसित रिसोर्सेज हैं. ये वैसे रिसोर्सेज हैं जिनका सर्वे किया जा चुका है, जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हम ठीक से जान पाए हैं, उनके उपयोगिता को हमने समझ लिया है और हम ये जान चुके हैं कि इन रिसोर्सेज की गुणवत्ता क्या है, इनकी मात्रा कितनी है. और इसके साथ इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे और उनके लेवल ऑफ फिजिबिलिटी पे, अर्थात प्रौद्योगिकी के ऊपर और उनकी संभाव्यता के लेवल के आधार पे. नाउ स्टॉक materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access this. ऐसे मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं और जिनके पास पोटेंशियलिटी है, जिनके पास क्षमता है कि वो ह्यूमन नीड को पूरा कर सकें, लेकिन ह्यूमन बीइंग की पहुंच वहां तक नहीं हो पा रही है ड्यू टू द लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. सही टेक्नोलॉजी के अभाव में मनुष्य की पहुंच वहां तक नहीं है. ऐसे रिसोर्सेज को स्टॉक में शामिल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. आपने साइंस में पढ़ा होगा कि वाटर का जो केमिकल फार्मूला आप शायद याद किए होंगे, H2O, अर्थात ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स से मिलकर बना होता है और ये हाईली इनफ्लेमेबल हैं, which can be used as a rich source of energy, and these two compound of water can be used
एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। और पानी के ये जो दो कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चूंकि ये हाईली इन्फ्लेमेबल हैं, ज्वलनशील हैं, ये जल सकते हैं, तो हम अगर चाहें तो इनको सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वी डोंट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज देम फॉर दिस पर्पज। लेकिन हमारे पास वह ज्ञान नहीं है, हमारे पास वह तकनीक नहीं है कि हम कैसे इनका इस्तेमाल करें। तो इस तरह का जो रिसोर्स है उसको हम स्टॉक कहते हैं। हमारे पास वो अवेलेबल है, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज और ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर नॉट एबल टू यूज सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज, दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज स्टॉक। हमारे पास वो प्रौद्योगिकी नहीं है, हमारे पास वो टेक्निक नहीं है कि हम इनका इस्तेमाल करें, और ये हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी हैं, इसलिए हम इनको स्टॉक कहते हैं। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। जो रिजर्व्स हैं वो स्टॉक का हिस्सा है, विच कैन बी पुट इन टू यूज with the help of existing technical know-how, but their use has not been started। ये रिजर्व जो हैं ये अभी स्टॉक का हिस्सा हैं, जिनके उपयोग के लिए हमारे पास वर्तमान में टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, लेकिन अभी भी हम उनका पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, अभी इनका उपयोग पूरी तरह आरंभ नहीं हुआ है। दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। इनका इस्तेमाल भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। नदियों के पानी का इस्तेमाल जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है, बट प्रेजेंटली, लेकिन वर्तमान में, इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन अभी इनका इस्तेमाल सीमित मात्रा में ही हो पा रहा है। thus इस प्रकार द वाटर इन द डैम्स, वह पानी जो डैम्स में है, फॉरेस्ट etc is a reserve, यह रिजर्व है, which can be used in the future, जिनका इस्तेमाल फ्यूचर में हो सकता है। इस तरह से डैम का पानी और जंगल ये ऐसे रिसोर्स हैं जिनको हम रिजर्व कह सकते हैं। इनको रिजर्व इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इनका इस्तेमाल हो सकता है। इस प्रकार हमने कंप्लीट किया कि अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, अलग अलग बेसिस पे। उम्मीद करते हैं आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।